क्या एन बिहार के मौके पर, चुनाव आने के मौके पर, या बंगाल में चुनाव की तैयारी के दौरान यह बयान देना यह नहीं दिखाता कि बीजेपी सीएए का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? पहली बात तो ये प्रश्न बीजेपी को पूछना चाहिए, आपने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। जहां तक सवाल कभी भी उठाए जा सकते हैं, अगर एक झूठ के ऊपर सारा सीए का एजिटेशन खड़ा किया जा सकता है, जिसके अंदर किसी भी भारतीय मुसलमान का बाल भी बांका नहीं होता, तो उसके ऊपर से अगर और कोई कुछ कहता है तो आप किसी को उसके ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पे अल्पसंख्यकवाद पे घृणा की राजनीति, ये भारत का एक स्टैंडर्ड बन गया है। बंगाल के अंदर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने, जिन्होंने 30 साल राज किया था कम्युनिस्टों ने, उन्होंने पहली बार जब प्रश्न उठाया कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, बॉर्डर के ऊपर मुस्लिम डोमिनेशन 11 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, उसके बाद इलेक्शन हार गए। तो राजनीति बंगाल की ऐसी राजनीति है। जहां तक संविधान की दुहाई दे रहे लोग हैं, अगर आपको सारे फैसले सड़क पे करने हैं तो संविधान, चुनाव होने क्या चाहिए, चुनाव की आवश्यकता नहीं। अगर पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है उसका आपको मंजूरी नहीं है तो पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। तो अगर लोगों के चुने हुए राजनीति जो लोग हैं वो अगर वे कानून बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्यों पीड़ा होती है? जहां तक सीए का सवाल है, इनका शॉर्ट में मतलब यह है कि जो रेप हुआ उसको वही अधिकार क्यों है, वो रेपिस्ट को भी अधिकार होने चाहिए। जो शिकार हुआ, जो उसको अधिकार दिए जा रहे हैं, शिकारी को भी वही अधिकार होने चाहिए। वहां पर अगर धर्म के नाम पे, मुस्लिम राष्ट्र के अंदर धर्म के नाम पर उत्पीड़न होता है, धर्म के नाम पर उनको तंग किया जाता है, वो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, तो उसके बारे में उनको शरण देने का काम भारत क्यों ना करे? 1955 का लियाकत नेहरू पैक्ट था जिसके अंतर्गत ये हुआ। और जहां तक विशेषाधिकार की बातें कर रहे हैं माइनॉरिटी वाले लोग, मुझे बताइए विशेषाधिकार जो स्पेशली माइनॉरिटी को आर्टिकल 15 से 30 तक ये है, उनको हटा लीजिए, उनको वापस ले लीजिए। वक्फ को स्पेशल जो सपोर्ट मिला वापस ले लीजिए, और जो आरटी के अंदर अमेंडमेंट है जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्पेशल छूट है वो भी वापस ले लिए। तो बंद एक तरफा सेक्युलरिज्म, एक तरफा संविधान की बराबरी, और संविधान की बराबरी नागरिकों के लिए, संविधान की बराबरी बाहर से आने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये कानून बाहर से आने वाले लोगों के लिए है, प्रताड़ित लोगों के लिए, ये भारत के मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए नहीं है। लेकिन किसी ने भी आज तक इसका जवाब दिया नहीं। आपने तस्लीम रहमानी को भी सुना? अरे शंका के ऊपर देश को जला दोगे क्या आप? आपने तस्लीम रहमानी को भी सुना? रोहिंग्या के लिए उनका कहना है मसला केवल सीएए से नहीं है, रोहिंग्या के लिए इनका दिल दुखता है, लेकिन हिंदू सिख बौद्ध जो मर खप के आ रहे हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, उनके लिए इनका दिल नहीं पसीजता। उनके ऊपर जो कानून के ऊपर उनको भगाने वालों के लिए होने चाहिए। अरे भैया, जिनको भारत से अलग रहना था, धर्म के नाम पे बनाना था देश, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया था। यहाँ जो रह रहे हैं वो यहाँ सुरक्षित है, आबाद है, वहां पर शिया सुन्नी एक दूसरे को मारते हैं, भारत में नहीं मारते। तो ये इस तरह के झूठे घृणा की राजनीति को छोड़ें आप, और जो आपको सही कल्याण करना है उसका कल्याण करें। बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम होने के बावजूद 30 साल में बंगाल को मुस्लिम सबसे पिछड़ा हुआ है। कौन दोषी है? सरकार, कम्युनिस्ट सरकार। मुझे बताइए, केवल 18% लोग पास होते हैं एसएससी के अंदर, 54% पास होते हैं एससी एसटी के। अगर उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं, उनकी आर्थिक उन्नति में कोई रुचि नहीं है, तो यहाँ सारे जो बैठे लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, उनके लिए उन्होंने पिछले 70 साल में कांग्रेस में क्या किया, इसका मुझे रतन शारदा जी उन्होंने एक सवाल उठाया कि सीएए अकेला सीएए नहीं है, ये सीएए प्लस एनआरसी और एनपीआर भी है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जब एनसीआर और एनपीआर आएगा तब की बात होगी। दूसरी बात, अगर आ भी रहा है, कौन सा देश है दुनिया के अंदर, आपको रहने दीजिए, आपको ये तो याद नहीं था विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं है हमारा देश को रहमानी साहब जवाब लीजिए, उसके बाद ऐसा लगता है सारी दुनिया में अगर एनपीआर है तो हमारा उसका विरोध क्यों? आप उसके किसी क्लॉज के ऊपर, उसकी कंडीशन के ऊपर हमारे देश में क्रोनोलॉजी होना ही, एक सेकंड चलिए क्रोनोलॉजी पर आते हैं, ठीक है? ओके रतन शारदा जी, एक सेकंड, क्रोनोलॉजी का मामला आ गया है तो गौरव भाटिया को जवाब देना चाहिए। सुशील पंडित भी बोलना चाहते हैं, उसके पहले गौरव जवाब देंगे। गौरव, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने तो क्रोनोलॉजी बताई थी, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर एनपीआर आएगा, एनपीआर फिर एनआरसी, उसको लेके उनका कहना है कि भाई उन्होंने खुद बताया था, हमने कहां जोड़ा। बोले गौरव भाटिया। देखिए, आपके चैनल पे कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे मिल्की की जाती है झूठ की, मिल्की। ये कह रहे थे परसिक्यूशन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। मेरे हाथ में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस है, जो बिल आया था
हाँ। उसमें प्रोसिक्यूशन है, ये कैमरे में मैंने कहा टेक्स्ट में दिखाइए, बिल के टेक्स्ट में ये कहा था मैंने। इनको चुप कराइए, मैंने कहा था देखिए टेक्स्ट में ऐसे दिखाइए। रोहित जी फिर अब आप बोलेंगे, बीच में बोलते हैं, जब मैं इनका विकेट उखाड़ूंगा तो ये बीच में दर्द के साथ आ जाएगा। रहमानी साहब, अच्छा रहमानी साहब, अच्छा आप ये लगातार बताइए, सुशील पंडित के बीच में बोले, वो करेक्ट किया मैंने। एक सेकंड रहमानी साहब, सुशील पंडित के बीच में आप लगातार बोलते रहे, रतन शारदा के बीच में आप लगातार बोलते रहे, गौरव भाटिया के बीच में भी आप बोलना चाहते हैं, आप खुद बोलते हैं तो आप चाहते हैं कोई और बीच में ना बोले। रहमानी साहब, अगर आप ऐसा ही करेंगे डिबेट में तो फिर तो ये माना जाएगा ना कि आप असल में आपका आंदोलन भी माईवे और हाईवे के लिए कि भाई या तो मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो कोई संसद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, जो हम बोलेंगे हमारी भीड़ बोलेगी वही होगा, नहीं तो आग लगा देंगे जैसे बंगलुरु में लगाती थी। एनआरसी के खिलाफ भी बीजेपी गई, असम में एमडीटी के खिलाफ भी बीजेपी। तो राजनीतिक तौर पर सवाल पूछने से कोई रोक थोड़ी रहा है आपको, लेकिन एक एक करके पूछ लीजिए ना, दूसरे को सुनिए तो सही। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, आपने क्रोनोलॉजी का सवाल उठाया, वो क्रोनोलॉजी पे जवाब दे रहे हैं, अब उनका जवाब तो सुनना पड़ेगा ना आपको। पे नहीं दे रहे, वो मेरे स्टेटमेंट को गलत करके बता रहे हैं। आप भी तो यही करते हैं, आप भी तो यही करते हैं। गौरव भाटिया जवाब समझाइए, क्रोनोलॉजी पे बताता हूँ। हाँ समझाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए सीए के संशोधन से किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही, ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं, और इस पे तो कोई डिबेट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये लोग जवाब नहीं दे पाए। अब आते हैं एनआरसी पे। एनआरसी इनको पता नहीं है, एनआरसी पहली बात नोटिफाई हुआ क्या, ये तो देश के गृह मंत्री ने भी बोला कि अभी नोटिफाई हुआ नहीं है, तो जब नोटिफाई हुआ नहीं है तो आपको क्यों परेशानी है। तीसरी बात, इन्होंने असम में जो एनआरसी हुई रोहित जी, उसका विरोध किया। क्या एनआरसी की जो प्रक्रिया थी वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत नहीं हो रही थी? मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी ये ना देखे कि घुसपैठिए अंदर आ रहे तो उनको बाहर निकाला जाए और हम पुनः कहेंगे। आपने तो उस एनआरसी को भी कह दिया दोबारा होगी, एनआरसी भी दोबारा होगी, सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग के बावजूद आपको वो पसंद नहीं। एनआरसी तो वो भी पसंद नहीं आई, किस एक्ट में और कौन सा प्रावधान है? असम में भी दोबारा होगी एनआरसी। नहीं, आप बताइए, मेरा सवाल है, एनआरसी किस कानून में है बताइए, बोलिए किस कानून में है बताइए, प्रावधान बताइए। ये तो ऑर्डिनेंस था गोगोई साहब का, असम में 2012 का, उसके तहत उन्होंने कराई थी। आज भारत में एक कानून लेके आना चाहते हैं, इनको यही नहीं पता है और चर्चा करना है। वजीर दाखिला ने कहा था या नहीं कहा था कि पार्लियामेंट में कानून लाएंगे, रोहित जी देखिए कैसे पैकेज है, रोहित जी होम मिनिस्टर ने कहा था या सवाल पूछा आप जवाब सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी, आपने सवाल पूछा आप जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा ना, जवाब सुन लीजिए। जवाब ये नहीं दे रहे, आप बताइए होम मिनिस्टर ने कहा था या नहीं कहा। अरे भाई बोल तो दिया, बोल तो दिया, उसके बाद जवाब तो दे रहे हैं कि एनआरसी का नोटिफिकेशन तो दिखा दीजिए कहाँ है। ये भी तो उसी वजीर ने कहा था जिसको आप वजीर दाखिला कहते हैं, गृह मंत्री कहने में शर्म आ जाती है आपको। तस्लीम रहमानी मुझे ये बताइए, अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो आपको ये क्यों नहीं याद है गृह मंत्री ने कहा कि भाई नहीं हुआ नोटिफिकेशन अभी तक और नहीं कर रहे हैं फिलहाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।